हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IAS ब्रदर। ये बैक विद द न्यू लेसन और आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 31 आर्टिकल को फर्दर अगले लेसन में देखेंगे हम। 32 कर रहे हैं हम क्योंकि आर्टिकल 31 वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 1978 अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें। तो अब जो है आपके आर्टिकल 32 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी आपने आर्टिकल पढ़े फंडामेंटल राइट्स के, अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो वो सब सब बेकार हैं, क्योंकि उन सबको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो आर्टिकल लाया गया था वो आया आर्टिकल 32। ठीक है, अगर कुछ भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना लिया वो मीनिंगलेस हो जाएगा, यूजलेस और वर्थलेस हो जाएगा, अगर उसके लिए एक इफेक्टिव मशीनरी नहीं है जिसको इन्फोर्स करा पाए। ठीक, तो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 32 प्रोवाइड कराती है वो। तो हम इसको क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये क्या करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने की बात करता है। और इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इट सेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, यानी कि देखो फंडामेंटल राइट तो चलो है ही सही, लेकिन इनको इन्फोर्स कराना भी अपने आप में फंडामेंटल राइट्स है ना। तो यस, ये ही ऐसा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल बनाता है और रियल बनाता है इन अ रियल सेंस। ओके, तो कितनी अच्छी बात है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि दिस इज एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलीफाई। इट इज़ वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। यानी कि ये सोल और हार्ट यानी कि दिल और आत्मा है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो इसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर भी है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। और इट कैन नॉट बी अब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय द वे ऑफ मीन ऑफ अमेंडमेंट करके भी इसको जो हटाया नहीं जा सकता। कैसे हटाएगा कोई? इसके 4 प्रोविजंस हैं, वो देख लो। तो यस, वो 4 प्रोविजंस कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो भाई आप, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, और अपना आर्टिकल जो अपना फंडामेंटल राइट्स है उनको इन्फोर्स कराने के लिए, बिकॉज गारंटर कौन है उसका? आपका सुप्रीम कोर्ट। वो गारंटी लेते हैं कि हम कराएंगे इम्प्लीमेंट। फिर सेकंड पॉइंट है आपका सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स। रिट इशू कर सकता है अगर मान लीजिए कोई का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो एप्रोप्रिएट रिट, ऑर्डर और डायरेक्शन क्या होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस फंडामेंटल राइट को पर्टिकुलरली को इन्फोर्स कराने के लिए, है ना। अब रिट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि रिट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में याद रखना। सुप्रीम कोर्ट हम जब पढ़ेंगे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड को वारंटो। ठीक है, इनका डिटेल में हम देखेंगे कि कौन सी अथॉरिटी के खिलाफ या फिर कौन सा फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब मोस्ट अप्रोप्रिएट रिट कौन सा होता है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। यस, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, है ना, बताऊंगा आगे। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर और रेट्स ऑफ ऑल काइंड्स। याद रखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो एक बात है, इन दोनों राइट्स के अलावा अगर कोई राइट देना है तो पार्लियामेंट दे सकता है, लॉ बनाना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पर आर्टिकल 26 के अंदर आता है आपका हाई कोर्ट, जिसके अंदर भी सेम पावर है जैसे आपकी सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि रिट इशू करने के मैटर में और ज्यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट का पावर जो है वो ज़्यादा वाइड है ना। और यस, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शेल नॉट सस्पेंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कैसे आपका जो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, और वो एक ही कंडीशन में होता है, वो होता है आपका नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 359 के प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब एक बहुत छोटा सा आर्टिकल पूछ रहा हूँ, बता देना नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका डिफेंडर है एज वेल एज आपका गारंटर है। ठीक है, और द फंडामेंटल राइट्स। अब दो तरीके से पढ़ते हैं इसको, और इसके ओरिजिनल और वाइड पावर्स के पर्सपेक्टिव से, अगर हम पर्पस को लेकर के चलें। पहला आता है आपका ओरिजिनल, बिकॉज एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ अपील। पहला तो ये। सेकंड, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो गाइस। हाँ, ये तो आप याद रखना, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, पिटिशन डालें वहाँ पर और आपको सुना जाएगा। वाइड इसलिए क्योंकि बिकॉज इट्स पावर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑफ इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स और डायरेक्शन बट ऑल्सो रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स, है ना। ये बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि इसकी पावर सिर्फ इशू ऑर्डर करने तक ही नहीं है, ना डायरेक्शन, बल्कि रिट कर सकती है, जो कि मैंडेटरी होता है इनको फॉलो करना और लीगल है ना, बट पनिशेबल है ये अगर अथॉरिटी भी इसको फॉलो नहीं करती है, तो दे हैव टू बी लायबल फॉर दैट।
नेक्स्ट आता है पर्पस क्या है बेसिकली आर्टिकल 32 का। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, सुन लेना बहुत ध्यान से। पहली बात तो ये कि ये गारंटीड इफेक्टिव एक्सपीडिशन एंड एक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडी देता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन एक बात और, आर्टिकल 32 सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है, ना कि आपके जो दूसरे नॉन फंडामेंटल स्टैट्यूटरी कस्टमरी राइट्स हैं उनको, ठीक है। इनका वायलेशन करना, देखो सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई लॉ या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसका वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट एक ही क्वेश्चन देखेगा, वो देखेगा कि क्या डायरेक्टली इन्फ्रिंज कर रहा है कि फंडामेंटल राइट को, तभी उसके क्वेश्चन, तभी इसको हियर करेगा वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले देखता है कि यस क्या ये रियली इन्फ्रिंज कर रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को, या अगर नहीं करा तो दे कैन नॉट हियर योर अपील, बट अगर ये हियर करा तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे इस पर। अब यहाँ पर इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें तो जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल है, बेसिकली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ओरिजिनल है। जैसे कि आपका बेसिकली ये शेयर करता है, ये कॉन्करेंट पावर है, जो कि हाई कोर्ट इसको शेयर करता है अंदर आर्टिकल 226 और 32 के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट के पास भी ये ओरिजिनल पावर है जो इशू कर सकता है ऑर्डर, डायरेक्शन एंड रिट्स, बहुत ही वाइड पावर है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सब तरीके के इन्फोर्स रिट्स को इशू कर सकता है, ठीक। और जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो एग्रीड पार्टी के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो हाई कोर्ट चले जाए या सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से, मैंने केसेस में बताया आपको, ठीक है, मैंने लास्ट 2 केसेस में बताया था कि किस तरीके से जो आपका स्टेट है या फिर जो पार्टी है सामने वाले की, वो क्वेश्चन करती हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चला गया सामने वाला, इट इज़ ए ग्राउंड टू रिजेक्ट देयर केस, है ना, कि किस तरीके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरऑल किया हुआ है। काफ़ी बार मैंने केसेस में बताया बहुत डिटेल में, आप एक बार केसेस इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज़ देखिए, काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक बात कही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि अगर हाई कोर्ट के थ्रू रिलीफ दी जा सके और अवेलेबल है तो पहले हाई कोर्ट ही जाना चाहिए अंडर आर्टिकल 226। तो अगर फिर भी वहाँ ना मिले तो अवेलेबल ऑप्शन है ही से आर्टिकल 22 के अंदर आपका जो सुप्रीम कोर्ट आने का। तो इस लेसन को यहीं तक ही रखते हैं। अगले लेसन में हम देखेंगे जो हमारे रिट्स हैं, कौन कौन से उनके टाइप्स हैं, किन किन तरीके के रिट्स हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है ना, उसके स्कोप क्या है, ठीक है। तो ये सब आप अगले लेसन में देखेंगे, सॉरी फॉर दिस, बट अगले लेसन में हमको देखना है रिट्स, जो कि हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ देखेंगे उसके अंदर की। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ कीप रीडिंग एंड कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग आवर लेसन्स एंड सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो जितना हो सके।